सलाम लाहौर, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं नजम अली ख़ान और बात करेंगे आज एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से। और इशू है लाहौर बोर्ड के नताइज के बाद दाखिलों का सीज़न शुरू हो चुका है कॉलेजेस में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर बोर्ड में पास होने वाले जो तलबा और तालबात हैं, हमारे पास उनके जो एदाद शुमार मौजूद हैं, उनके मुताबिक 1,53,478 जो थे स्टूडेंट्स पास हुए। तकरीबन 2.25 लाख ने इम्तिहान दिया, उनमें से पास होने वालों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा रही। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ अपने लाहौर में सरकारी कॉलेजेस को देखता हूँ, उनमें लड़कियों के कॉलेज भी शामिल हैं, लड़कों के कॉलेज भी शामिल हैं। और जो एदाद शुमार मेरे पास मौजूद हैं उनके मुताबिक लड़कों के 22 कॉलेजेस हैं और लड़कियों के 34 जो हैं कॉलेजेस लड़कियों के हैं। 49,000 जो है तकरीबन सीटें जो हैं यहाँ पर बयान की जाती हैं। लेकिन अगर मैं इन तमाम एदाद शुमार को दुरुस्त भी मान लूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक सवाल आ जाता है कि अगर यहाँ पर 49,000 या 50,000 तलबा और तालबात दाखिला ले सकते हैं तो बाकी 1 लाख कहाँ पर जाएंगे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि जिन्होंने सप्ली में क्लियर करना है या जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं और दोबारा उम्मीद नहीं है कि वो कामयाब हो सकेंगे। और इसके साथ ही लाहौर के हवाले से जब बात की जाती है तो मेरे सामने एक और सवाल भी मौजूद है। लाहौर में दाखिला लेने के लिए सिर्फ लाहौर के तालिब इल्म या आप कसूर चले जाए, शेखुपुरा चले जाए, ननकाना चले जाए, सिर्फ यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं आते बल्कि लाहौर के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर दाखिला लेने के लिए बहुत सारे दीगर अजला से दूर दराज से लोग लाहौर आते हैं और उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि वो लाहौर के तालीमी इदारों में जाकर दाखिला लें। तो फिर ये किस तरह हम पूरा कर सकते हैं, इस गैप को किस तरह दाखिले दे सकते हैं, हर बस ये सवाल सामने आता है। इस सवाल का क्या जवाब ढूंढा गया है, क्या जवाब हो सकता है, अब क्या है और आइंदा क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। खालिद जावेद साहब DPI कॉलेजेस हैं मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, चूँकि आप बराह रास्त इन तमाम चीज़ों को डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मेरा ख्याल है कि आपके पास ज़्यादा ठोस, ज़्यादा वाज़ेह, ज़्यादा बेहतर जवाब भी मौजूद होंगे। बहुत ही मशकूर हूँ मोहम्मद तौसीफ़ सादिक साहब का, जो कि सदर हैं PPLA लाहौर डिवीज़न के लाहौर में, और साज़ा कराम हमारे प्रोफेसर इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। तौसीफ़ साहब बेहतर तौर पर इसकी निशानदेही कर सकते हैं। और मैं इसके साथ बहुत ही वोकल, बहुत ही मेहरबान प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ भट्ट साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर, उनका भी मशकूर हूँ, वो भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही न्यूज़ रूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकमल सोमरू, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, एजुकेशन को कवर करते हैं। और उन्हीं की आज की एक खबर ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहली लिस्ट लगी और उसके बाद दाखिले हो रहे हैं। तो वो पहली लिस्ट के बाद ही तमाम सीटें तकरीबन जो है फिल हो गई हैं, शायद दूसरी लिस्ट लगाने की नौबत ही ना आए। तो ऐसे में बाकी कहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, ये सूरत हाल है क्या। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अकमल सोमरू से ही करूँगा, रोज़ाना डील करते हैं इन चीज़ों को, वो इस पर क्या राय रखते हैं कि ये 1 लाख स्टूडेंट जो हैं कहाँ जाएंगे, क्या हल है इसका और इस वक्त सोच क्या रहे हैं स्टूडेंट्स। जी अकमल, क्या कहते हैं आप। जी नजम, हुकूमत के पास इस हवाले से कोई हल मौजूद नहीं है और ना ही हुकूमत इस हवाले से संजीदा है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैट्रिक के बच्चे हर साल पास होते हैं तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती कि सरकारी कॉलेजों में इन बच्चों के दाखिले के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। सही। और कैपेसिटी मौजूद नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे, कुछ बच्चे तालीम जारी रखेंगे, कुछ प्राइवेट तालीमी इदारों के भरोसे पर होंगे और वो उनसे भारी फ़ीसें वसूल भी कर रहे होंगे और उनको लूट भी रहे होंगे। हुकूमत उस पर भी बेबस होगी और इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या नहीं होगा, हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ आज की बड़ी मुख्तसर से खबर की अगर बात कर लूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्ट लगी है, इस पहली मेरिट लिस्ट में जो मजबूरी तौर पर बच्चे जिनको शामिल किया गया लिस्ट में, उनकी तादाद 1,117 है। और इस मेरिट लिस्ट के बाद प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की दूसरी मेरिट लिस्ट लगने की तवक्को ही ख़त्म हो गई है। उसकी वजह यह है कि प्री मेडिकल में 320 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 1,044 पर आके उनकी सीटें जो हैं वो फिल कर रहे हैं, और प्री इंजीनियरिंग में 318 बच्चे हैं जो 1,036 पर आकर ये सीटें फिल कर रहे हैं और इसके बाद गुंजाइश ही नहीं है। अब बात यह है कि हमारे सरकारी कॉलेजों में जो मेरिट पर दाखिले होते हैं
उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं A+ और A कैटेगरी वाले, जिनकी तादाद सिर्फ लाहौर बोर्ड में 46,000 है, उनको तो दाखिले मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो बी ग्रेड में है, C ग्रेड में है, D ग्रेड में है, वो कहाँ जाएंगे? तो बात यह है कि अगर आपके पास गुंजाइश ही नहीं है इतने बच्चों को पास करने के बाद सरकारी इदारों में दाखिल कराने की, तो फिर आपको हिकमत अमली बनानी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल इसी सवाल को लेकर आज इसी सवाल को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए, और मैं सबसे पहले जाऊँगा प्रोफेसर डॉक्टर एजाज भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब, बच्चे परेशान हैं बहुत सारे, वो जाके देखते हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लग रही है, मेरिट इतना अभी वो जिस तरह बता रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो बड़े ज़हीन, इंटेलिजेंट और अच्छे नंबर लेने वाले ही जाते हैं, बाकी कॉलेजेस में भी मेरिट इतना ज़्यादा है कि आम बच्चा जिसने आम फर्स्ट डिवीजन ले ली, बी ग्रेड में आ गया, या सेकंड डिवीजन, हाई सेकंड डिवीजन ले ली, मुझे नहीं लगता कि उसकी कहीं जगह बन पाएगी। कि क्या करेंगे वो बच्चे? देखें, इसमें इस तरह है कि इसी चीज़ को सामने रखकर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने चंद साल पहले ये डिसीजन लिया था कि कम से कम लाहौर शहर के अंदर जितने कॉलेजेस हैं इसमें सेकंड शिफ्ट को शुरू किया जाए, क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि 1-2 बजे के बाद हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, रूम्स, बिल्डिंग मौजूद है, और उसके लिए हम एक नॉमिनल से फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक फिर उसमें हम उसको सब्सिडाइज़ करके वो देते हैं सारी वो एजुकेशन जो है उसमें सेकंड शिफ्ट में भी, और उसमें हमारे पास भी बच्चे आते हैं उन एरियाज़ में जिसमें के ज़्यादा सेकंड शिफ्ट में बहुत कम लोग जाते हैं। सेकंड शिफ्ट अभी भी कोई यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ले सकी, यहाँ पर कबूलियत नहीं ले सकी जी। उसमें आप देखें, कम नहीं, हमने जितनी हमारे पास, तो देखें आप लाहौर की हद तक बात कर रहे हैं, लाहौर की हद तक, बाकी लाहौर से अगर आप बाहर चले जाए ना तो सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉलेजों में मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ जी। लाहौर में तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर के बाकी शहरों से भी, मैं हॉस्टल्स में जब जाकर देखता हूँ, बाकी शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह वो नंबर लेकर आते हैं। मैं इस चीज़ से पैदा नहीं चाहूँगा कि मेरिट के खिलाफ आके कहीं वो लाहौरियों पर इम्पोज हो जाते हैं, मेरिट नंबर लेकर आते हैं, लेकिन उसके नतीजे में लाहौर में कॉलेजों में सीटें और ज़्यादा कम हो जाती हैं। अच्छा, इसमें अभी सोमरो साहब की जो बात है ना, देखें बात ये है कि आप देखें स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पर ओरिएंटेशन की ज़रूरत है कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट कुछ वजूहात की बुनियाद पर क्रिएट हुआ पब्लिक सेक्टर इदारों के बारे में, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। हम उन्हें कन्विंस करते हैं, देखें बच्चे खुद नहीं, यहाँ पर मैं इख्तिलाफ करूँगा, अभी भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो सरकारी कॉलेजेस पे ट्रस्ट करते हैं, सरकारी कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। लाहौर में कितने कॉलेजेस ऐसे होंगे कि जिनके बारे में ये कहा जाएगा कि वहाँ पर दाखिला लेने से बेहतर है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लिया जाए, वरना सरकारी कॉलेजेस की अभी भी डिमांड है। लेकिन इशू ये है कि कितने हैं, कहाँ आप ज़रूरत को पूरी, अगर ऐसा ज़रूरत की बात करूँ तो सिर्फ साथ ज़रूरत के हवाले से उसके मुकाबले में काफ़ी डेफिसिट नज़र आता है। हाँ, डेफिनेट। देखिए, गवर्नमेंट का रोल एज ए प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन सही ये इस्टेब्लिश है और ट्रू है, और इसको गवर्नमेंट चाहे तो इसको कर भी सकती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे संजीदा होना चाहिए और उसको ईमानदार होना चाहिए इस मामले में। उसे फोरकास्ट करना चाहिए, फोरकास्टिंग उसकी एक्यूरेट होए, फिर प्लानिंग होए, ताकि जितना इनपुट आना है उसकी कैपेसिटी पहले मौजूद होए। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने ही यकीन दहानी करवानी है कि टीचर्स भी पढ़ाने वाले हैं, सही नहीं पढ़ाएंगे तो हम मौजूद हैं। ठीक है, जब ये चीज़ डिलीवर होएगी तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एजुकेशन भी बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ अगर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा होता तो मैं यकीनी तौर पे इस वक्त बड़ा शोर मचा कहता है जी मेट्रो बन गई, फ्लाईओवर बन गए, अंडरपासेस बन गए, कॉलेजेस नहीं बन रहे। लेकिन इशू ये है कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, हमने इसके मसले के रूट तक पहुंचना है। और अगर मसला जो है वो हर साल यही चीज़ डिस्कस होती है कि जनाब इतनों ने इम्तिहान दिया, इतने रह जाएंगे। मेरा ख्याल है पिछले कोई 5, 10, 8, 10 साल के तमाम अखबारात आप उठा के देखने, आपको ये खबरें मिल जाएंगी। इसमें तो बता रहा हूँ ना कि फोरकास्टिंग नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, करना चाहिए। किसी वक्त बिल्डिंग होनी चाहिए। वैसे किसी वक्त था नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं करते। इस दफ़ा देखिए 2 कॉलेजेस नए शुरू किए जा रहे हैं, वहाँ भी एडमिशन हो गए इस साल। अच्छा, इंशाल्लाह ताला 2 कॉलेजेस हैं जो नए फंक्शनल हो जाएंगे इस साल लाहौर में। तो मसला हल इसके अलावा ऐसे ही होगा ना मसला हल। इसके अलावा जो 118 हमारे पास कॉमर्स कॉलेजेस हैं उन सब में हमने ICOM की क्लासेस की इजाज़त दे दी है, ICS की इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ICOM का और ICS का वहाँ पे भी एडमिशन ले सकेगा।
और वो मॉर्निंग में भी एडमिशन ले सकेंगे। इवनिंग में तो जैसे आपने कहा कि वो लेस प्रेफरेंस है बच्चों की, लेकिन मॉर्निंग में तो जा सकते हैं। मैं यकीन करें, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं या बताते हैं कि हम फलां कॉलेज में सेकंड शिफ्ट में हैं। लोग नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? ये किस्म भी तो आपको देखना चाहिए ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मॉर्निंग में अच्छा पढ़ाया जाता है और इवनिंग में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। वही टीचर जो मॉर्निंग में पढ़ाते हैं वही इवनिंग में पढ़ाते हैं। हमारे पास कॉलेजेस में बेहतरीन फैकल्टी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 500 एमफिल और पीएचडी टीचर्स हमारे पास हैं, 500, और इतने शायद किसी भी इदारे के पास ना हो। प्राइवेट जो हैं वो तो इतने फैकल्टी इस तरह की नहीं हायर करते जिस तरह से हमारे अपर लेवल पे तो वो कर लेंगे, लेकिन प्रोफेसर के लेवल पे तो वो नहीं कर पाएंगे। टीचर्स है जहाँ पे ज़रूरत होती है, हर साल हुकूमत पंजाब अलाउ करती है कि CTIs को रिक्रूट किया जाए। पिछले साल भी तकरीबन 5800 के करीब CTIs तमाम पंजाब में रखे गए थे। उनमें लाहौर में भी एक बड़ा नंबर है जो CTIs का रिक्रूट होता है, और मोस्टली CTIs डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि वो एमफिल होते हैं जो हमारे पास आते हैं। अल्लाह के फजल से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे आते रहते हैं, और पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड टीचर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, और आते भी हैं, CTIs के तौर पे भी आते हैं। लाहौर में आपने फरमाया 2 कॉलेजेस नए बन गए, आपने फरमाया कि कॉमर्स की 118 कॉलेजेस में सब में आईकॉम में और ICS में। इससे पहले भी तो थी ना क्लासेस? इससे पहले आईकॉम नहीं होता था, बहुत चंद कॉलेजेस में था। अब तमाम कॉलेजेस में कर दिया गया। इसके साथ साथ हमने एक और काम भी किया, बहुत बड़ा काम, ये BCom भी तमाम कॉलेजेस में स्टार्ट कर दिया है। जितने भी कॉमर्स कॉलेजेस हैं पहले सब में BCom नहीं था, अब सब में इस साल BCom भी होगा। सही, तो उनको एफिलिएशन भी मिल गई है यूनिवर्सिटी से, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रिस्ट्रिक्शन में उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिल गई है। इसी तरह से जो BZU है वहाँ से मिल गई है। तो सब काम मुकम्मल है। अब जो ही रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट का, तो जो बच्चे BCom में एडमिशन लेना चाहेंगे। मैं खालिद साहब मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं जी कुछ कहना चाह रहा हूं कि इस दफ़ा बड़ी बात ये है कि हमने जो ICS की फीस है वो बहुत रिड्यूस कर दी है। पहले कितनी थी? 2400 जी 2400 थी पर एनम, वो हमने रिड्यूस करके 300 कर दी है। अब सिर्फ बच्चे ने 300 रुपया देना है पूरे साल की कंप्यूटर फीस का, जो ICS पढ़ेगा कंप्यूटर। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट है। इस वक्त बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस किस्म के आप इकदाम बयान कर रहे हैं, मैं यकीनी तौर पर तौसीफ साहब भी हैं, भट्ट साहब भी हैं, और अकमल सोमरू साहब भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी साल होना चाहिए कि हम ये खबर छाप रहे हैं कि इतने बच्चे जो हैं दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे। बल्कि मैं तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सहाफ़ी भी देख रहे हैं, उन्हें कहूँगा कि इस साल की खबरों को भी वापस लेने की कोई तरकीब करें। किस तरह कर सकते हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लाहौर के सरकारी कॉलेजेस के हवाले से, वहाँ की गुंजाइश के हवाले से, और इस हवाले से कि जितने बच्चे पास हुए वो कहाँ पर जाएंगे। मेरे पास जो इदादा शुमार है वो बड़े दिलचस्प किस्म के हैं, लेकिन इससे पहले कि उनकी तरफ हम जाएँ, मैं जो इस पहले पार्ट में जो बात हुई, जो कुछ यहाँ पर बयान किया गया, थोड़ा सा उसकी तरफ जाना चाह रहा था, और मैं अकमल सोमरू की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अकमल, 2 कॉलेजेस नए बन जाएँ, इवनिंग शिफ्ट हो, यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स रख लिए जाएँ। कॉमर्स कॉलेज में आईकॉम और ICS की 118 कॉलेजेस में ICS की और आईकॉम की क्लासेस शुरू कर दी जाएँ, फिर BCom की क्लासेस शुरू हो जाएँ, तो ये मसला तो हल हो गया। फिर नजम साहब, ये DPI कॉलेज साहब शायद एदादो शुमार बताते हुए ये भी मेंशन कर देते कि ये 118 कॉलेजेस सारे लाहौर में नहीं है, ये इन्होंने पंजाब के सरकारी कॉलेजेस को मेंशन किया है। और दूसरी बात यह है, कॉमर्स की तालीम का रुझान उस कदर ज़्यादा नहीं है जितना आपके पास प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS या जनरल साइंस के मज़ामीन का रुझान है। बच्चे उसमें ज़्यादा दाखिला लेते हैं। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि लाहौर में जो 1,53,000 बच्चे पास हुए हैं, वो 1 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल ये है कि लाहौर में जो सरकारी कॉलेजेस की तादाद है वो है सिर्फ 56, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तादाद है 210। ये 210 प्राइवेट कॉलेजेस के पास लामहला ये तलबा जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप जाएं प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन मसला ये है कि इन प्राइवेट कॉलेजेस पर भी हुकूमत का कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ पर किस कॉलेज में कितनी फ़ीस होगी, इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में क्या प्रोसीजर होगा, किस कवानीन और जवाबित के तहत दाखिले होंगे, इनके पास कोई
कोई हिकमत अमली नहीं है हुकूमत के पास, और ये इनका सबसे बड़ा फेलियर का इंडिकेशन है। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं इवनिंग शिफ्ट की, लाहौर में कितने कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट हो रही है। मैं लाहौर के चंद बड़े कॉलेजेस का अगर बॉयज़ कॉलेजेस की बात करें, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड है, MAO कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, टाउनशिप है, गुलबर्ग है, इसके बाद फुल स्टॉप। मुझे बताएं कौन सा कॉलेजेस है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेज के मुकाबलों पर है। अच्छा छोड़ जाएं, लड़कियों के कॉलेजेस में आ जाएं, आपकी क्वीन मैरी कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, आपके फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। आपके पास बाकी क्या बचता है? इस्लामिया कॉलेज गुलबर्ग, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज कैंट, या फिर आपके पास मॉडल टाउन में और टाउनशिप में एक कॉलेज है। उसके बाद तो आपके पास जितने भी कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर टीचर्स वहाँ पर एमफिल पढ़ा रहे हैं, मास्टर्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर इन कॉलेजेस के अंदर कभी लाइब्रेरीज की हालत देखी है? इन कॉलेजेस में जाकर कंप्यूटर लैब की हालत देखी है? इस लोड शेडिंग के सीजन में जो एकेडमिक सेशन होता है, कॉलेजेस के अंदर लाइट नहीं आ रही होती। आप कैसे सवाल बड़े जेन्युइन में बराह रास्त जरा खालिद साहब की तरफ आना भी चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, सरकारी 56 कॉलेजेस के मुकाबले में 210 प्राइवेट कॉलेजेस बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का रुझान जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ है। वो अपने बच्चों, जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे थे और मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट उस वक्त इनकी बिल्डिंग्स के हवाले से किया था और कहा था कि बहुत बेहतर है, मुझे बताइएगा इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो फेल होती चली जा रही है, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, सरकार इस तरह से फेल नहीं हो रही। सरकार जो है किसी और तरह से बेहतरीन एजुकेशन दे रही है। कहाँ सर? अपने कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? चॉइस है ना, चॉइस है। अब आपकी चॉइस है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई भी बंदा जो है, सर खालिद साहब बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप जा रहे हैं जीसी में, अब जीसी में आपको पता है जीसी यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस है। 3-4 कॉलेजेस, वो अकमल ने भी बात की, 3-4-5 कॉलेजेस को आप निकाल दें। उन 5 कॉलेजेस को निकालने के बाद 20-15-20-25 हज़ार की कैपेसिटी को निकालने के बाद आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? बाकी कॉलेजेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आना चाहें इजीली आ सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, एडमिशन मेरिट पे मिलेगा। ये फिर क्यों नहीं लोग आना चाहते? फिर लोग क्यों नहीं आना चाहते सरकारी कॉलेजेस में? प्राइवेट कॉलेजेस क्यों इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं? ये तो अब चॉइस की बात है कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। चॉइस पे तो हम जा सकते हैं। अच्छी चीज वो आपने देखे ना, मैंने आपको भी बताया कि आपने माल रोड पे एक बड़ी मशहूर दुकान है कपड़े की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, वहाँ पर सेल लगती है। आपने वहाँ पर रश देखा है सर? अच्छी चीज़ मिल रही होती है, सस्ती चीज़ मिल रही होती है, वहाँ पर ख्वातीन एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जो है और एक दूसरे को धक्के देकर ले रही होती है। अच्छी चीज़ तो नहीं होती वहाँ पे। नजम साहब मेरी बात सुनिए कि जो खालिद जावेद साहब हैं, ये ना तो ब्यूरोक्रेट हैं, ना तो ये सियासी शख्सियत हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि ये क्योंकि खुद प्रोफेसर हैं और टीचिंग कम्युनिटी से हैं, अब इनके पास कितनी पावर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से सारी ताकत सेक्रेटेरिएट में पड़ी है और महकमा हायर एजुकेशन के पास पड़ी है, और महकमा हायर एजुकेशन में बैठा हुआ एक सेक्शन ऑफिसर जो कॉलेजेस का सेक्शन ऑफिसर है, वो बादशाह है वहाँ का, और उसने कॉलेजों के प्रिंसिपल को आगे लगाया होता है। उन्होंने मनसूबाबंदी कहाँ करनी है? मनसूबाबंदी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपके सियासतदान, जब तक आपके मिनिस्टर, मुझे बताएं, आपने हायर एजुकेशन की वजारत एक खातून को दिया और वो खातून जो रिजर्व सीट के ऊपर आई है, आपने आला तालीम को वैसे ही मजाक बना दिया है ना। अगर आप उस पर संजीदा थे तो आप सियासतदान उस पर बैठें, ब्यूरोक्रेसी को कहें आप मनसूबाबंदी बनाएं। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सारा कुछ आप डाल देते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो सुल्तान है इस पाकिस्तान के, वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो नतीजा ये आता है कि आपके 1 लाख बच्चे। इस पे कमेंट डॉक्टर एजाज भट्ट साहब, इस पे कमेंट। ये जो भी बात हो रही है ना, देखिए मेरी वालिदैन की मैंने आपसे बात की कि क्यों प्रेफरेंस है, आपने कहा 200 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसके मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, 4 गुना ज्यादा है ना। अब बात ये है कि क्या वजह है, क्यों वालिदैन प्रेफर कर रहे हैं कि इतनी फीस ज्यादा होने के बावजूद आप किसी कॉलेज में चले जाएं, आप देखेंगे वो अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक चल रहे हैं। यानी 216 अगर प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो अपनी जितनी उनके पास कैपेसिटी है ना, वो उसके मुताबिक चल। इसका मतलब है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट उधर है। उसकी वजह क्या है कि वहां पर सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है। वहां पर आप टीचर ले लेते हैं, उनको पता है कि अगर यहाँ काम नहीं करेंगे
पावर की बात है ना, पढ़ाएंगे नहीं, रिजल्ट नहीं देंगे तो ये हमें 1 मिनट से पहले कहेंगे कल आपकी जरूरत नहीं, आप चले जाए। ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऊपर हर वक्त एक चेक है। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया कि हम हमेशा से ये करते आए, तमाम यूनियंस यही करती हैं कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब दे दें, हाँ हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जितने लोग इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर को, नस्ल को तबाह कर रहे हैं, तो उसी सब रिप्रेजेंट तो आप उनको कर रहे हैं ना इस वक्त, जहाँ पे लाहौर पे तो कम से कम आप कर रहे हैं। आप देखिए बात सुनिए, जी जो क्वेश्चन था कि प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस का जवाब क्या है, तो नीड बेस्ड डिमांड है। जब 1.5 लाख बच्चे पढ़ने के लिए हैं, कैपेसिटी 50,000 की है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर इस तरफ आगे आएगा। अच्छा, अर्निंग नजर आ रही है, पैसा नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें टीचर्स की सरकारी पहले देखिए जस्टिफिकेशन है कॉलेज के बनने की, तो कॉलेज की बनने की जो जस्टिफिकेशन है वो डिमांड है। अगर सरकारी कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर टीचर्स अच्छे मौजूद हैं, वहाँ पे मेहनत के साथ सारा कुछ करवाया जा रहा है, वहाँ पर फीस भी जो है आप कह रहे हैं कि एक 2400 की बजाय वो उसको भी कम करके 300 रुपया ICS में करवाया जा रहा है। तो सर मेरा ख्याल है कोई पागल ही होगा, फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाएगा अगर पढ़ाया जाए। 1.5 लाख बच्चों में नजम साहब मेरी बात सुनिए सर, मुझे जरा मैं जरा इनसे एक छोटा सा मुकालमा कर लूं। मतलब ये हुआ कि असल में आप जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेक्टर की तबाही के जिम्मेदार वो हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, बाकायदा अपनी जॉब पे आते हैं, क्लासेस पढ़ाते हैं। आप रिजल्ट उठाएं, उनका रिजल्ट बताएगा कि वो उनका रिजल्ट क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास जो इजाज़त शुमार, मैं कुछ इजाज़त के साथ और माजरत के साथ कुछ इजाज़त शुमार इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, कैपेसिटी 1400 की और वहाँ पर स्टूडेंट 1000। क्यों? क्या अगर वहाँ पर अगर इतनी अच्छी वो हमारी एक तारीखी इमारत है, अगर वहाँ पर ये सूरत हाल वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, वो खुला डुला कॉलेज है ना, ठीक ठाक किस्म का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज इससे बहुत बेहतर है, वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा हो तो वहाँ पर दाखिला लेने के लिए लाइन ना लगी हुई हो। अगर हम अपने रायविंड के कॉलेज की बात कर लें, वहाँ पे कैपेसिटी 1000 की हो, वहाँ पर 150 स्टूडेंट पढ़ रहा हो, तो सर फिर मुझे तो माजरत के साथ कहना पड़ेगा ना कि इतने खूबसूरत कॉलेज में वहाँ पर MAO कॉलेज में 6000 फॉर्म जमा होता है, सीटें वहाँ पे मेरिट क्यों बनता है? क्यों 750 मेरिट बनता है प्री मेडिकल का, बाकी क्यों नहीं दाखिल लेते? फिर आप 4-5 कॉलेज की मिसाल देंगे, चंद कॉलेज सिविल कॉलेज चले जाएं आप 4-5 कॉलेज की मिसाल। तौसीफ साहब अभी 4 जिन्होंने अज्यूम किया, ये अभी तो शुरू हुआ ना, इनको तो अभी हमने देखना है कैसे काम करते हैं। जो इनसे पीछे इनके जो पीछे प्रीडिसेसर थे, बात ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये जो सियासत होती है ना, इसको कम से कम ये जो सियासत है, कोई अखलाकी जो होती है ना ज़ाब्ते, उसका कोई ना कोई आपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता है। मेरे पास एक मैथ का टीचर है, वो क्लास में ये कहता है जी मैंने यहाँ नहीं पढ़ाना, जिसने पढ़ना है वो आके एकेडमी में पढ़े, ठीक है ना, और मैं उसके खिलाफ एक्शन लेके मैं महकमे कहता हूँ, महकमा उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। हमारी एसोसिएशन आके प्रिंसिपल का वहाँ जुलूस निकालती है, उसके खिलाफ नारे लगाती है और प्रिंसिपल को मजबूर करती है कि वो जाके महकमे से बात करके उस बंदे को वापस लाए। यार उस बंदे के खिलाफ अगर मैंने एक्शन लिया है, वो अपनी तनख्वाह ही नहीं जस्टिफाई कर रहा उसके, अब वो बच्चे क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे जिनको वो कह रहा है कि मैं अकेडमी में पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट यूनियन हमारी जो है ना, ये कहे जी अगर हमारे आखिरी बात ये है कि जितनी रैपिड प्रमोशन इस गवर्नमेंट ने की हैं, जितने मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले कुछ सालों में टीचर्स की जितनी तेजी से प्रमोशनें हुई हैं, जितने उनको इंसेंटिव मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कमिटमेंट है ना, वो उस तरह नहीं है जो होनी चाहिए। और मैं एक और बात करूंगा। मैं इस पर बहुत सारे प्रोग्राम, आपके जो PhD प्रोग्राम्स हैं, अकमल सोमरी साहब की कुछ रिपोर्ट्स आई, हमने उन पर भी की है, हमने MPhil करने वालों पर भी किए, और उसके नतीजे में मुझे एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात कहनी है कि अगर मेरा उस्ताद इखलाकी तौर पर जो है बेहतर नहीं है, अगर मैं उसकी तरफ माजरत के साथ मैं उसकी तरफ करप्शन की उंगली उठा रहा हूँ और वो HEC से फंड्स भी ले रहा है, और एक आम उस्ताद भी पढ़ाने की बजाय ये कह के साथ सिर्फ इतना बता दें कि मेरी कौम का मुस्तकबिल है क्या और ये किस तरह बेहतर, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे आने वाले कल में एक अच्छे शहरी होंगे। इसी बात को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की और सरकारी कॉलेजेस की और तालीम की और दाखिलों की और अपने तालिब इल्मों के मुस्तकबिल की, कि इन सब में क्या ताल्लुक़ है और आने वाले दिनों में हमें किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त भी जो खबरें छप रही हैं, आजकल भी जो खबरें छप रही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को दाखिले नहीं मिल पाएंगे, इसका
हल क्या है। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ खालिद जावेद साहब, DPI कॉलेजेस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद तौसीफ सादिक साहब मौजूद हैं, सदर PPLA लाहौर डिवीज़न, और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर एजाज भट्ट साहब भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोस में मौजूद हैं। अकमल सोमरू जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमें न्यूज़ रूम से ज्वाइन किया हुआ है। मैं अगर खालिद साहब आपसे ये पूछूँ कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत, अब आप क्या समझते हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो ख्वाहिश, आप कह रहे हो चॉइस की भी आपने बात की थी, ये तो चॉइस है उनकी, लेकिन जो लोग सरकारी कॉलेजेस में आना चाहते हैं आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको मीट कर रहे हैं, कितने % मीट कर रहे हैं? बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी है, हमारे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, लैब्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं, इसके अलावा साइंस की लैब्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लैब्स हैं। लोग नहीं मानते, लोग जो हैं वो, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था छुट्टियों से पहले कि स्टूडेंट्स को विज़िट करवाएं, कॉलेजेस का जो मैट्रिक से फारिग तहसील हैं वो कॉलेजेस में आके देखें कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। बाज़ कॉलेजेस हमारे ऐसे थे जहाँ प्री FSE में 500 के करीब स्टूडेंट्स भी आ गए। फिर प्राइवेट कॉलेजेस का बिजनेस क्यों बढ़ता चला जा रहा है अगर ये सूरत हाल है? नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल हमारा एडमिशन ज़्यादा होगा पहले से। अच्छा। और जैसे पिछले साल अगर हमारा 2.5 लाख एडमिशन था फर्स्ट ईयर में, तो इस साल 3 लाख से ज़्यादा ओवरऑल पंजाब में एडमिशन हमारा एक्सपेक्टेड है। आपका पिछले साल अगर 2.5 लाख था फर्स्ट ईयर में, तो इस दफ़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंजाब भर में आपके फैसिलिटी है कितने लोगों को, कितने बच्चों को आप दाखिला दे सकते हैं यहाँ पर? हम तकरीबन 3.5 लाख बच्चों को दाखिला दे सकते हैं इस वक्त हमारे जो दोनों को शामिल कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट शामिल करके उसमें तमाम कॉलेजेस में दूसरी शिफ्ट शामिल नहीं की है। फिर वही बात आ गई, दूसरी शिफ्ट में जाना ही नहीं चाहते। दूसरी शिफ्ट में जाना, ये फिर वही बात आ गई ना कि ये तो उनकी चॉइस है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज हमारे लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं हमारे। फिर आप ये पूरे वसूख के साथ कहते हैं कि जो फैकल्टी, जो जिस तरह की टीचिंग आप पहले सुबह के वक्त फराहम करते हैं वही शाम के वक्त होती है? बिल्कुल वही होती है जी, शाम के वक्त भी वही टीचर्स होते हैं। देखिए, वो टीचर ना भी हों तो हमारे बाज़ कॉलेजेस में रिटायर्ड हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो आ जाते हैं, उनको हायर कर लिया जाता है पढ़ाने के लिए। बाज़ कॉलेजेस में मॉर्निंग वाले टीचर्स जो हैं वो इवनिंग में पढ़ाते हैं। तो ये कोशिश तो यही होती है कि अच्छे से अच्छा टीचर जो है वो इनको पढ़ाए। सर मुझे एक बात बताएं, कितने पैसे देते हैं आप एक टीचर को शाम के वक्त? 300 to 500 पर लेक्चर देते हैं। 300 to 500 पर लेक्चर देते हैं। और अगर बट सब वही जो है प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो वो कितना कमाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में कमाने का तो देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर का मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पर एक तो मैंने आपसे बात की कि पेरेंट्स का एक देखिए, हमारे बात बिल्कुल सही है कि हमारे सब कुछ है हमारे पास, आप कंपेयर कर लें। मैं कहता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर के इदारों को विजिट कर लें, आप गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ देख लें, हमारी लैब्स देख लें, उनकी लैब्स देख लें, हमारे टीचर की क्वालिफिकेशन देख लें, उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। बहुत फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, सिर्फ कमिटमेंट उस तरह नजर नहीं आती जैसी आनी चाहिए। मैं ये कहता हूं उसमें मामला फिर तो साहब की तरफ चला गया। मैं बात करता हूं, मैं क्लियर उसमें एक दो चीजें हैं जिसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि वहां सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। अगर यहाँ सिक्योरिटी ऑफ जॉब है तो फिर एम्पावरमेंट करें, प्रिंसिपल को एम्पावर करें, प्रिंसिपल को इतने इख्तियारात दें कि अगर कोई बंदा जरा सा भी काम में कोताही करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले और उसको पूरी तरह सपोर्ट किया जाए। प्रिंसिपल भी मेरिट पे लगाया जाए। प्रिंसिपल की सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा तरीके से, जिस तरह यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को आप एक सर्च कमेटी के जरिए बात पूरी तरह उसको एक प्रोसेस में से गुजार के सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह प्रिंसिपल लीडरशिप जो है, लीडरशिप का बड़ा रोल है। प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें थोड़ी सी अभी जरूरत है। अदरवाइज फैसिलिटीज में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर कहीं आगे है। फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। अलिफ ऐलान की रिपोर्ट आई, स्कूलों में भी हमारे यही पोजीशन है और यहाँ पर भी यही पोजीशन है। देखिए, फिर बात आ गई कि अब सेकंड शिफ्ट के रेमोनेशन की बात उन्होंने बाबा कर रहे हैं। अगर 250 रुपया देंगे आप, 250 रुपया से 250 रुपया एक PhD डॉक्टर जो है वो लेगा यहाँ पे पढ़ाने के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए, उसको यूनिवर्सिटी दे रही है शाम को आए 1 घंटे को से 2000 या 5000 या 3000 मिल रहा है। सही, तो क्या जायज़ समझते हैं आपके 250 के लिए वो इवनिंग में बैठा रहो? प्राइवेट कॉलेजेस भी 1000 1500 तो वो भी दे देंगे। MAO कॉलेज में 450 रुपये MA की क्लास को इवनिंग के, और ICOM की क्लास को 400 रुपये। सही, MPhil PhD लोग रुकते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा के जाते हैं, मुतमिन है।
250, आप मुझे 500 बता रहे थे, ये 250 निकल आया आगे से। देखिए ना डिफरेंस है ना, 500 है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर लेक्चरर है तो उसको 300 लेक्चरर एपी है, तो अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर है तो उसको 500 तक देते हैं। अब दूसरा गैप वहाँ पे आ जाता है कि अगर स्टूडेंट्स कम हैं तो आपके पास कलेक्शन कम होगी इवनिंग की, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ सपोर्टिंग है, इसमें गवर्नमेंट नहीं देती है, तो वो फिर जितनी कलेक्शन होती है उसके साथ उनका शेयर बनता है वो दे देते हैं। तो उसमें बाजू का कम भी हो गया, बहुत ज़्यादा भी हो गया। बीच में बैठ के इसमें गवर्नमेंट को क्रेडिट ही ना लेना इसका सेकंड शिफ्ट का, अगर आपने उसकी फीस लेकर उसको पूरा करना है तो फिर तो गवर्नमेंट को तो मेरे ख्याल है इसका क्रेडिट लेना ही नहीं चाहिए। और दूसरा अकमल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, खालिद साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 2.5 लाख के करीब जो थे दाखिले थे, इस मरतबा 3 लाख से ऊपर होने की तवक्को है, और हमारे पास जो गुंजाइश है वो 3.5 लाख की है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गुंजाइश अभी भी बहुत ज़्यादा है, हम तो प्रोग्राम ही गलत कर रहे हैं और जो खबरें छप रही हैं वो भी गलत छप रही हैं। सोमरू साहब तक मेरा गालिबन मेरी आवाज़, मेरा ख्याल है सोमरू साहब तक जो है ना मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, तो इसका तो ये, लेकिन आपने माजरत के साथ जो यहाँ पर गुंजाइश बयान की, वो गुंजाइश आपने बयान की सेकंड शिफ्ट की तमाम पूरी कैपेसिटी के साथ। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि सिर्फ 100% सेकंड शिफ्ट नहीं है इसमें। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे पहली शिफ्ट की जो है कैपेसिटी, उसके बारे में बता दें कि पहली शिफ्ट में कैपेसिटी कितनी है आपकी? ये 3 लाख है। 3 लाख है, यानी कि 3 लाख की कैपेसिटी आपके पास मौजूद है। और फर्स्ट है, इसका मतलब ये होगा कि पूरे पंजाब के कॉलेजेस को अगर देखा जाए तो वहां पर अगर 2.5 लाख एडमिशन हुए हैं तो वो अभी भी कैपेसिटी से कम है। लेकिन लाहौर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लाहौर पे रश ज्यादा है, लाहौर के बारे में बेहतर राय जो है लोगों की राय जो है वो बेहतर है। आबादी भी बहुत ज्यादा होगी है लाहौर की जी, लाहौर की आबादी भी कुछ सालों में बहुत ज्यादा होगी जी, लाहौर की आबादी भी ज्यादा हुई। मैं जरा अकमल सोमरू साहब की तरफ इसी सवाल के साथ जाना चाह रहा था कि अकमल साहब, यहाँ पर खालिद साहब ने एदाद शुमार बयान किए, पहले मुझे ये वाज़ेह करने, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, यहाँ पर एदाद शुमार बयान किए कि यहाँ पंजाब में 2.5 लाख जो थे कैपेसिटी थी यहाँ पर, जिनको स्टूडेंट्स की जिन्होंने दाखिला लिया, और हमारे पास कैपेसिटी पंजाब में 3.5 लाख की है, यानी कि 1 लाख कम ने दाखिला लिया, और इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 लाख से ज़ायद जो है वो दाखिला लेंगे। तो इसमें अगर सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट को देखा जाए तो मेरे एक सवाल पर इन्होंने ये भी बताया कि लाहौर पूरे पंजाब में 3 लाख जी फर्स्ट शिफ्ट की आपने 3 लाख की कैपेसिटी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो भी कैपेसिटी के मुताबिक दाखिले ही नहीं हो रहे, स्टूडेंट ही नहीं आ रहे। नहीं, चलें अगर इन्हीं के इसी मफरूज़े को ले लें आप जी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, और हुकूमती मशीनरी जो है वो नाकाम हो गई है कि वो उन बच्चों को जो मेरिट पर आ रहे हैं उनको अपने कॉलेजेस में नहीं ला पा रही। ये क्लियर मैसेज है कि हुकूमत पर, हुकूमती इदारों पर, रियासत के स्कूलों कॉलेजों पर जो है वो तलबा ने अदम एतमाद का इजहार किया है। ये तो एक सबूत है। अगर इन्हीं की इसकी बात को ली जाए, मैं आपको असल मसला बताता हूँ। मसला कहाँ है? आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट जो 1044 नंबर पे मेरिट क्लोज हुआ है, मुझे बताएं उस स्टूडेंट का क्या कसूर है जिसने 1000 से ऊपर नंबर लिए, 1040 तक वो गया, उसके बावजूद उसको अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उसके पास चॉइस क्या है? मैं इसको कंक्लूड किस चीज से करना चाहूंगा, इस चीज से करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में हर बच्चा जाना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, एक रेप्यूट है। लाहौर के बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे जाना चाहते हैं, वहाँ पर मेरिट लिस्टें लगती इस वजह से हैं कि बच्चे वहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन खालिद साहब, प्रोग्राम के आखिर में मुझे सिर्फ इतना कहना है, और इंतहाई अदब के साथ, कि बाकी कॉलेजेस का मेयार फिर कुछ नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई का मेयार कुछ नहीं है, आपकी तमाम जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई हैं उन पर लोगों का एतमाद नहीं है। और मुझे इसी तजज़िये के साथ जाना पड़ेगा कि ट्रस्ट जो डेफिसिट है, हमारा जो एतमाद का फुकदान है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक लम्हा लूँगा, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने ऐसी जगह पे भी कॉलेज खोले जहाँ आपको कोई प्राइवेट इदारा नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमारी कैपेसिटी फ़र्ज़ करेंगे 500 स्टूडेंट्स की है, लेकिन उस अभी तक उसमें 300 या 200 या 250 बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मुकदमा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुकदमा आपकी अदालत में है, आपकी अदालत जिन्होंने अपने बच्चों को दाखिल करवाना है
कहाँ कौन करवाता है, इस पर भी मज़ीद हम बहस जो है जारी रखेंगे। इस वक्त ख़त्म हो रहा है वक्त, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।